इधर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. तो CICTC एंड रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जॉइंट इन्विटेशन पर इब्राहिम सैयद साहब आए हुए हैं, तो वी वेलकम him on behalf of CICTC and रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. बिफोर वी स्टार्ट, व्हाट वी विल डू इज कि वुड बी बेटर कि सब लोग अपना अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दें बारी बारी से, तो आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड विद द फॉर्मेलिटीज एंड दूसरे प्रोसीडिंग्स. तो सबसे पहले मैं अपना तारुफ दे देता हूँ. माय नेम इज सोहेल साजुरा. मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी हुई है, MBA किया हुआ है MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से. उसके बाद सिंस लास्ट 18 years आई एम वर्किंग इन वेरियस सेल्स एंड मार्केटिंग फंक्शंस विद अमूल GCMFF लिमिटेड. अभी मैं सुरेंद्र नगर में पोस्टेड हूँ और वहाँ का फ्रेश प्रोडक्ट्स में ब्रांच मैनेजर हूँ. प्लस ऑन द सोशल फ्रंट में रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ. वी स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ गुजरात इन 2019. तो हम लोगों का एक नेशनल लेवल का एडवाइजरी काउंसिल है. I am part of that national council. I am also part of the Gujarat team. Gujarat team is headed by Sayyum Khan sir. और एक हमारे अलग अलग हमने डिपार्टमेंट्स बनाए रखे हैं. तो रीफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है कंटेंट जनरेशन का, जिसमें वेरियस न्यूज़ लेटर्स हो गए, वीडियोज़ हो गए, तो वो सारी चीज़ें हमारा डिपार्टमेंट करता है. तो आई एम हेडिंग दैट डिपार्टमेंट. दिस इज फ्रॉम माई साइड. आई वुड रिक्वेस्ट आरिफ साहब से शुरू करते हैं एंड देन बारी बारी सबका मैं इससे फारिग से मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने लंदन से मार्केटिंग का कोर्स भी किया हुआ है. और अभी मेरा जो इसमें प्रोफाइल है वो मेरा इमिग्रेशन कंसल्टेंट और स्टूडेंट वीज़ा वगैरह का काम है. मैं स्पेशलाइज कनाडा और UK के इमिग्रेशन का काम. मोहम्मद सराय, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ और मेरा फाउंड्री का बिजनेस है, मैं वाल मैन्युफैक्चरिंग आपका ब्रांड्स वगैरह. हाँ, मेरा जो है ना सिर्फ ASTM की ब्रांड है, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है, API वगैरह के सब कुछ में सारे जो है ना अलग मेटल है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील, ब्रॉन्ज और निकल बेस मेटल का सारा जैसा मैन्युफैक्चरिंग है, सारे वाल बनाते हैं. मेरा नाम अबूजर मुंशी है. सर वेब क्वार्टर्स मेरी कंपनी है, फाउंडर हूँ मैं उसका. IT कंपनी है मेरी, विशाला में ऑफिस है मेरी कंपनी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब सर्विस प्रोवाइड करती है. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मेहरान बलोच है. मेरा मास्टर्स इन IT बैकग्राउंड है और मेरी IT कंपनी है सेज पार्टनर्स के नाम से प्रहलाद नगर में. हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज. अलॉन्ग विद दैट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद अशराफ है. आई हैव डन बैचलर्स इन फार्मेसी and then afterwards I have completed MBA from Aligarh Muslim University and currently here I am working as a brand executive in Harun Marketing. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शहजाद शेख, मैंने CIT किया था और फिलहाल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से बात. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम उमर सुरेश वाला है. मैंने नदवा से आलिमियत की और अभी बिजनेस कंसल्टिंग कर रहा हूँ ऑफ बिजनेस सर्विसेज. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम शोएब है और मैं प्रोफेशन एक लॉयर हूँ. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की मेरी प्रैक्टिस है, जिसमें मैं ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, डिज़ाइन जैसी सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं. और यहाँ रीफा में एज अ स्टेट सेक्रेटरी में
जुड़ा हुआ है। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। यहाँ मैं अभी एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ इदारों के साथ। मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर है और मैं यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस सेंटर चलाता हूँ। मेरा नाम साहिल मुंशी है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग, आप जो ये शोरूम देख रहे हैं, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग है। वॉलपेपर, कर्टेंस, ब्लाइंड्स, कैनवास फ्रेम्स, पेंसिलिंग, ये सब टोटली हमारा इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और हमारा होलसेल ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट और अफजल भाई आपने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबूजर भुट्टावाला है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर और मैं एफडीआई इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मेरा फोर्ट है। मेरा नाम सय्यम खान है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। इसके साथ साथ मैं रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गुजरात स्टेट का मेंबर हूँ और दूसरा एक अलबरका क्रेडिट एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। एजुकेशन में भी जुड़ा हुआ हूँ। अल-फलाह इस्लामिक स्कूल नाम की स्कूल है जो अहमदाबाद के रखियाल इलाके में है, उसमें है। और ग्रेडियंस स्कूल जो नई चालू हुई है जुआपुरा में, उसका भी ट्रस्टी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उवैस सरेश वाला। मैं 30-40 साल से बिजनेस में हूँ और अब खास करके मेंटोरिंग, काउंसलिंग, ये सारे काम यंगस्टर्स के अंदर खास करके और एजुकेशन में स्कूल्स के साथ बहुत सारे जुड़ा हुआ, एजुकेशनल तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सारे कामों में भी मेरा ज़्यादा तो पूरा वो कर लेते हैं। So before we start this session, I would request CS Sir to present an event on behalf of Rifa Chamber of Commerce and Industry to उवैस भाई को मिलेंगे। ये आइए, ये आपको हमारे छोटे भाई उन्होंने ऑफर किए और ये किसी बिजनेस के लिए ब्रेक इवन पॉइंट की किताबें हमारे साथ So what we will do is before we ask Ibrahim Saab to present his introduction and his profile, I would request Uwais Saab और उसके बाद सलीम साहब एक 5 मिनट थोड़ा सा CICTC के बारे में भी और इस सेशन के बारे में भी कुछ बात रखें। वेलकम स्पीच के लिए उवैस साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत हमने की है। हमारे यहाँ मुसलमानों में इदारे तो बहुत सारे काम करते हैं, तंजीमें काम करती हैं, लेकिन हमने सोचा कि कोलाब्रेशन के उन्वान पर, क्योंकि हमारे साथ जो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक अरसे से माशाल्लाह मुसलमानों के बिजनेस के मसाइल के सिलसिले में एक बहुत अच्छा काम कर रही है और हाल ही में ग्लोबल इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नाम से एक इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ है कुवैत से। तो हमने ये सोचा कि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोनों की सिनर्जीज मुख्तलिफ हैं, लोकल लेवल पर इनकी ज़बरदस्त प्रेजेंस है रिफा की, और ये चूँकि इंटरनेशनल लेवल पर ये एक प्लेटफॉर्म बना है, तो हमने सोचा कि अब कोई भी चीज़ हम अगर जॉइंटली करते हैं तो बहुत सारी हमारी सिनर्जीज जो है यूज़ होती है, डुप्लीकेशन से हम बचते हैं और दोनों एक दूसरे की ताकत जो है, स्ट्रेंथ है, उसका फ़ायदा उठाते हुए उम्मत को एक कंप्लीट एक फ़ायदा पहुंचता है। तो आज हमने ये पहला प्रोग्राम जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया। हमारे सामने एक मौका था कि इब्राहिम जाटवत साहब जो है, ये अंदामन की जाटवत फैमिली जो मशहूर फैमिली है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल से कम से कम 100 से ज़्यादा साल से ये लोग अंदामन में जो बसे हुए हैं, ओरिजिनल गुजरात के हैं,
गुजरात से बर्मा और बर्मा से फिर अंदामान में आकर बसे और काफ़ी बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। वहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसके अंदर भी काफ़ी कनेक्टेड है, बिजनेस के अंदर भी कनेक्टेड है और वर्ल्ड वाइड बिजनेस भी करते हैं। तो ये एक अच्छा मौका था। इंटरैक्टिव सेशन हमने मुनाकिब किया है जॉइंटली विद रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ग्लोबल इस्लामिक ट्रेड एंड चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से जो है उसका जॉइंटली प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सहयोग साहब जो हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गुजरात चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो थोड़ा सा रिफा के बारे में भी थोड़ा बता इंशाल्लाह हमारे गेस्ट से हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस साहब के शॉर्ट नोटिस पे एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का एक मौका मिला। और चूँकि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं, इसका वाहिद मकसद है, जैसे कि अवैस साहब ने बहुत राइटली बताया कि बहुत सारे इदारे मिलत में बहुत सारे महाज पर काम करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट जो सही माने में लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर ज़्यादा मिलत की ज़रूरत है। हमारे यहाँ हर तबकात के अंदर देखा जाता है कि जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पर भी ज़कात वगैरह जो निकलती है कहाँ पर कंज्यूम हो जाती है पता नहीं चलता। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, देने वालों की तादाद कम है। तो अगर मिलत के अंदर सही डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी गर्ज़ वायद को समझते हुए रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली गई महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2015 में। उसके बाद इसकी जब महाराष्ट्र स्टेट में ये एक्टिवेट की तो ये देखा गया, उसको महसूस किया गया कि इसकी ज़रूरत सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर इसका मतलब वो होना चाहिए। तो ये महसूस करते हुए 2018-19 के अंदर ये देखा गया और तकरीबन 17-18 स्टेट के लोगों का जो भी जैसे लोग थे जो उस नेटवर्क के अंदर थे उनको एक दिल्ली के अंदर इजलास किया गया। 40 से 45 लोग वहाँ पर थे। फिर उसको ऑल इंडिया पैन लेवल पर मतलब ऑल इंडिया लेवल पर इसको फैलाने का फैसला किया गया। तो गुजरात के अंदर भी क्योंकि हम लोग गुजरात से थे, सोहेल साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो गुजरात की जिम्मेदारी सोहेल साहब की उसको दी गई और अलहमदिल्ला पिछले 4 साल से हम गुजरात के अंदर भी तकरीबन 5 से 7 प्रोग्राम कर चुके हैं। अहमदाबाद में काफ़ी कामयाब प्रोग्राम किए। तो ऐसी बड़े अंडरप्रेन्योर जो कामयाब रहे हैं उनको फेलिसिटेट करने का भी प्रोग्राम किया गया, उनको अवार्ड से नवाजा गया। इसके पीछे का वाहिद मकसद ये रहा कि हमारे एक तो जो नई कमिंग जनरेशन है जो सिर्फ नौकरी के पीछे भाग रही है और इस तरह अपने आप को खपा रही है लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आ रही है, तो लोग उससे इंस्पिरेशन हासिल हो और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं वो कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं, इस पर खास तवज्जो दिलाई जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनका हैंडल किया जाता है, जहाँ जहाँ जरूरत है उससे नेटवर्क के जरिए उनको वो काम कराया जाता है। और नए यंग एंटरप्रेन्योर हैं जो फिर अपने सोच को बदलें और सिर्फ सरकारी मुलाजिम बनने के सिवा वो कैसे इकोनॉमी के अंदर अपना और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियत हर इंसान को दे रखी है, लेकिन जो इंसान अपनी सोच को महदूद कर लेता है सिर्फ किसी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के लिए या बड़ा तो वहाँ पर उसकी चीज़ लिमिट महदूद हो जाती है, मतलब उसका आगे इजाफा नहीं हो पाता। तो रिफा का जो मेन काम है वो यही है कि ये लोगों के अंदर उसके अंदर वो इंस्पिरेशन आए कि वो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, एंटरप्रेन्योर करें, बिजनेस करें और वो आगे बढ़ें। तो इसी गर्ज़ के साथ पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। आज की तारीख में 20 स्टेट के अंदर इसकी चैप्टर्स कायम हैं, जहाँ पर 15 स्टेट के अंदर एक्टिव है, जहाँ पर चैप्टर के इंचार्ज भी हैं और वहाँ पर काम हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ये फरवरी 2022 के अंदर 2023 के अंदर एक जो फूड एक्सपो हुआ था यहाँ दुबई के अंदर, तो एक इंटरनेशनल मीटिंग की गई थी और अभी भी सऊदी अरब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको सही रहनुमाई ना होने की वजह से या सही क्वालिटी कैसे डेवलप कर सकना होने की वजह से तो रिफा ने ये भी महसूस किया कि कैसे हम ग्लोबल वो कर सकें। जैसे वो मैंने कहा GITC के ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, तो उनके साथ भी मिलकर कोऑर्डिनेट करके आपस में कैसे लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी रखते हैं, तो उनको भी
लाया जाए, प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। एक्सपोर्ट के अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स देखे जाते हैं, लोग ऑनलाइन के जरिए ऑर्डर को करके बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। तो वहाँ पर हर जहाँ पे हमारी जैसे कि दुबई हुआ, कतर हुआ, सऊदी हुआ, वहाँ पर हमारे ही मेंबर जो रिफा के हैं उनका खुद का बिजनेस है, खुद के ऑफिस है। तो वैसे अगर लोकल पे कहीं रहता है तो आसान होता है कि नया जब कोई नेटवर्क में आता है, क्योंकि हर इंसान के जो इस तरह प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके सही एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो इस तरह आगे बिजनेस करने में डरता है। लेकिन जब कॉमन कोई पर्सन होता है और उसका एक तो ट्रस्ट डेवलप होता है और फिर बहुत सारे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं जो नेटवर्क न होने की वजह से नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की कोशिशें जारी हैं, कर रहे हैं। जैसे कि रिफा का तफसीली तारुफ देखा जाए, जैसे कि ऑलरेडी 15 स्टेट में हम ऑलरेडी एक्टिव हैं और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में हैंडल करते हैं। जैसे बिजनेस कॉन्फ्रेंसिस, बिजनेस फाइनेंस एंड कॉन्फ्रेंसिस का डिपार्टमेंट मेरा है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन के रिलेटेड है। तो उसके लिए इसके तहत भी जिन लोगों को कोई परेशानी होती है बिजनेस को अपग्रेड करने में या फाइनेंस के कुछ इश्यूज़ में, क्योंकि रिफा का एक कंसेप्ट है कि इसको इस्लामिक उसूलों के अंदर अपने बिजनेस को ये डेवलप करें, ये चाहती है। तो फाइनेंस का बहुत बड़ा, बिना फाइनेंस के आप किसी भी बिजनेस को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो इसी लिहाज से फाइनेंस के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि एथिकल फाइनेंस है, सरिया कॉम्प्लाइंट फाइनेंस है, इक्विटी बेस्ड फाइनेंस है, उस फाइनेंस के जरिए आप अपने बिजनेस को कैसे अपग्रेड कर सकें, उसके ऊपर खास कोशिश की जाती है। लोगों को नेटवर्क में लाया जाता है और फिर उनकी एनुअलिटी भी की जाती है। हमारे पास माइक्रो फाइनेंस से लेवल लेकर यानी 5 लाख रुपए तक से लेकर 25 लाख तक भी ऐसे नेटवर्क अगर सही बिजनेसमैन मिलते हैं तो उनको इक्विटी बेस्ड फाइनेंस जिसको कहते हैं वो पर्याप्त किया जा सकता है। जैसे कि अलबर्गा का जो नाम किया मैंने, वो भी माइक्रो फाइनेंस किया है, उसके वहाँ पर भी 5 लाख रुपये तो भी एंटरप्रेन्योर्स हों जो बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं और उनके पास सही कुछ है लेकिन फंडिंग नहीं है। क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट बेस्ड फंड में शुरुआत में जाते हैं तो जो इनिशियल पीरियड होता है उनके लिए काफ़ी इंटरेस्ट का बर्डन आ जाने की वजह से बहुत सारे जब स्टार्टअप देखते हैं वो जाते हैं। ऐसे भी इनिशिएटिव अभी ले रहे हैं और काफ़ी कामयाब रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की फंडिंग की जाती है, माइक्रो इक्विटी भी दिया जाता है। तो वो भी रिफा के प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा 100 करोड़ के फंड का भी अभी डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पे इस तरह के बिजनेस को आइडेंटिफाई करके उनको इस तरह की फंडिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ इनिशिएटिव है, जैसे जैसे लोग इसके साथ मिलते जाते हैं, जैसे अपनी अपनी एक्सपर्टीज आकर शेयर करते हैं, तो इसके नेटवर्क में जुड़े हुए जितने लोग हैं रिफा के साथ उन सबको उसका फायदा पहुँच सके, इस तरह की कोशिश की जाती है। तो ये एक मुख्तसर का तारुफ था रिफा का। थैंक यू वेरी मच सैयद साहब। सो नाउ जिसके लिए हम जमा हुए हैं इब्राहिम साहब के लिए, वी वुड बी वेरी ईगर टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल जाजवत फैमिली का हिस्ट्री। तो यू टेक योर ओन टाइम एंड थोड़ा लिबर्टी के साथ थोड़ा आपको अंडमान निकोबार की भी सैर करा दीजिए, थोड़ा आपका हिस्ट्री भी बता दीजिए, प्लस व्हाट आर योर पर्सनल इंटरेस्ट, आपके बिजनेस एसोसिएशन से वी बी वेरी कीन टू नो मेनी मोर थिंग्स। एंड इन द प्रोसेस अगर हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं प्लस दोज बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस, तो देयर वुड बी मेनी पीपल वुड लाइक टू गेट एसोसिएटेड विद एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तो वो सारी चीज़ें हम सुनने के लिए होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट इब्राहिम जाजवत साहब टू प्रोवाइड अस जो भी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और उवैस भाई से मेरी मुलाकात हुई थी 2019 में कनाडा में। उवैस भाई जमात में आए थे और तब से हम टच में थे, और अहमदाबाद तो कभी आना हुआ नहीं है हमारा, तो ये मेरा पहला विजिट है। और तो इसलिए मतलब बहुत मैं इतना खातिरदारी इन्होंने किया है अहमदाबाद में पिछले 2 दिन में, तो मैं बहुत ही मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, एक बिजनेसमैन का ये होता है कि उसे हर लोग से मिलना चाहिए, भले ही वो अपने कॉम का हो, अपने कॉम का नहीं हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ जाएगा आपको नहीं पता है। जैसे यहाँ पे बैठे बैठे पिछले 15 मिनट में मुझे एक चीज़ की जो तलाश थी वो मुझे शायद मिल गया, मुझे मेरे ब्रांड को ट्रेडमार्क कराना था। तो अभी मुझे मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मुझे यहीं पे एक कनेक्शन जुड़ गया। तो
मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले देता हूँ। तो मैं हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है पहले ज़माने में लोग उसे काला पानी कहते थे। तो वो इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया से काफ़ी दूर है। अगर डोमेस्टिक फ्लाइट्स देखें, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट डोमेस्टिकली है दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान का जो कैपिटल है वो फ्लाइट है 4 घंटे की फ्लाइट। तो अंडमान निकोबार जो है एक सबसे नियरेस्ट मेनलैंड जो है आपका चेन्नई पड़ता है और कैलकाटा पड़ता है, जो कि 1400 किलोमीटर दूर है। और अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया सिर्फ 200 किलोमीटर है, थाईलैंड है 450 किलोमीटर, बर्मा है 350 किलोमीटर। तो हम लोग बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में तो हमें भी नहीं पता हम लोग इंडिया का हिस्सा कैसे बने, या मतलब यूजली टेक्निकली अगर देखा जाए हमारा जो लैंडस्केप है, वहाँ के जो ट्राइबल्स के जो फूड हैबिट्स है, कल्चर है, सब कुछ इंडोनेशिया से बनता है। तो वी आर वेरी क्लोज टू इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकली और कल्चर वाइज। तो अंडमान निकोबार टोटल जो है 750 डिफरेंट आइलैंड्स हैं, छोटे आइलैंड्स हैं, बड़े आइलैंड्स हैं, जिसमें से सिर्फ 36 आइलैंड में लोग रहते हैं। बाकी सारे आइलैंड्स जो है मतलब खाली है। उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, बड़े बड़े भी है। सबसे छोटे आइलैंड्स आपको ये मुंशी डेकोर जितना बड़ा हो सकता है, सिर्फ 2 नारियल पेड़ है और एक छोटा सा जमीन। और जो सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो लगभग 120 किलोमीटर रेडियस में, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट आपका लगभग 40 किलोमीटर। तो कुल आबादी अंडमान निकोबार की है लगभग 5.5 लाख, जिसमें कि मुसलमान की पॉपुलेशन लगभग 15% है। क्रिश्चियंस जो है लगभग 26 से 27% है, और बाकी जो है हिंदू। तो माइनॉरिटी काफ़ी स्ट्रांग है वहाँ पे, 42-43% के आसपास है। तो हमारा जो फैमिली का जो ओरिजिन है, हम लोग एक्चुअली है एक छोटे से सूरत के पास एक गांव है जिसका नाम मोटा वराछा। और मोटा वराछा से बहुत साल पहले मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर के जो फादर थे वो गए थे बर्मा ट्रेड के लिए। तो बर्मा उस टाइम में काफ़ी प्रॉस्परस हुआ करता था, लोग इंडिया से जाते थे बर्मा नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए। तो बर्मा में मॉलमिन करके एक जगह है, रंगून से 400-500 किलोमीटर साउथ है। तो मॉलमिन में उन्होंने अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, और ये बिजनेस बेसिकली था राशन प्रोविजन आइटम्स का था। और उस टाइम तो पेट्रोल पंप नहीं होते थे, पर उनके एक छोटा सा पेट्रोल का डीजल का एक डिपो था जहाँ पे वो ऑयल आपको हाथ से लेके डालते। मैं ये बात कर रहा हूँ 1875-1880 से। तो वैसा उन्होंने शुरू किया था। और ट्रेड जब अच्छा प्रॉस्पर हुआ तब उन्होंने एक जहाज लिया था, एक तमिल फैमिली है, एक चेट्टियार बोलते हैं साउथ इंडिया में। तो चेट्टियार फैमिली से उन्होंने एक सेकेंड हैंड जहाज लिया था जिसका नाम था गणपति। अब उस टाइम में ऐसा होता था कि आप नाम चेंज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन सबका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो गणपति जहाज जो था वो पहला जहाज था जिससे उन्होंने बर्मा से वो निकोबार जाते थे जहाज में, निकोबार से आपका पूरा कोकोनट्स लेते थे और बर्मा लेके आके उसको बेचते थे। तो वो एक कनेक्शन हमारा सबसे पहले निकोबार से जुड़ा था 1899। और उसके बाद उनके जो बेटे थे वो काफ़ी सोशली एक्टिव थे। ब्रिटिश में वो ऑनरी मजिस्ट्रेट बने, और जो मॉलमिन के जो म्यूनसिपल इलेक्शन थे उसमें फर्स्ट मुस्लिम थे जो एज अ काउंसिलर इलेक्ट 1906-1907। तो काफ़ी उनका अच्छा कारोबार चल रहा था। अब हुआ ये था कि ब्रिटिश ने एक टेंडर निकाला था कि वी वांट टू गिव निकोबार आइलैंड्स और लीज टू समवन हु कैन मैनेज। निकोबार आइलैंड्स में सिर्फ ट्राइबल्स रहते थे और कोई नहीं रहते थे। तो बेसिकली टेंडर का क्लॉज ये था कि एक आदमी पूरा निकोबार को कंट्रोल करेगा, उसमें आप राशन सप्लाई करेंगे लोगों को, ट्राइबल्स को, उनको आप कपड़ा पहनना सिखाएंगे, क्योंकि वो लोग सब मतलब नंगे रहते थे पेड़ में, वैसा था। और साथ ही साथ आप पूरे टेरिटरी को मैनेज करेंगे ताकि कोई और कंट्री वहाँ ना आए। तो हमने फिर मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर है उन्होंने टेंडर में अप्लाई किया और लकीली वी वन दी टेंडर। तो निकोबार आइलैंड्स को उन्होंने फुल कंप्लीट मोनोपोली के साथ मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की जो कंपनी थी उसको उन्होंने दी। और उसके बदली में ब्रिटिश गवर्नमेंट को हर साल उस जमाने में 1920s में 1 लाख रुपए एवरी ईयर वी हैड टू पे।
द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस तरीके से निकोबार का जो मतलब वहाँ पे हमारा जाना काम करना वो सब शुरू हुआ और आस्ते आस्ते इस्लाम भी वहाँ पे काफ़ी फैला। तो हमारे फैमिली की वजह से वहाँ पे लगभग 7% निकोबार में मुस्लिम्स हैं, ट्राइबल्स के बीच। और इसके अलावा आपका जो ट्रेड थे, जो जितने आइलैंड्स थे, सब में हमने दुकान खोला, छोटे छोटे बोट्स किए और वो कंपनी जो है बहुत अच्छा मतलब प्रॉस्परस कंपनी थी। इसके लिए हमने जो कंपनी में काम करने के लिए गुजरात से बहुत लोग को लेके गए। पहले हमारे जो स्टाफ्स थे वहाँ पे लगभग 800 या 1000 के करीब थे, क्योंकि अलग अलग आइलैंड्स थे, जिसमें कि ऑलमोस्ट 30% गुजराती थे। तो उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का मौका मिला। अब हुआ ये कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ 1947 को। तो जो काला पानी जेल है वो अंडमान में, बेसिकली अंडमान निकोबार 2 ग्रुप है। निकोबार में सिर्फ निकोबारी ट्राइबल्स रहते हैं और कुछ नहीं, और अंडमान में बाकी लोग रहते हैं। वहाँ जेल है, तो ब्रिटिश के सारे हेडक्वार्टर्स अंडमान में। और निकोबार पे उन्होंने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर डाल दिया। तो जब ट्राइबल रिजर्व एरिया के अंदर डाला तो बहुत सारे आवाज़ उठना शुरू हुआ कि एक मुस्लिम फैमिली कैसे पूरा आइलैंड्स को रूल कर रहा है, तो इनको हटाना चाहिए, दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल्स और ये सब। पर ऐसा कुछ था नहीं, नाइदर वी एवर एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल्स, नाइदर वी एवर टुक एनी बेनिफिट फ्रॉम देम। वी वर नॉर्मल बिजनेस पर, हम लोग नॉर्मल बिजनेस करते थे और वी यूज्ड टू पे रॉयल्टी टू द ब्रिटिश। तो फिर हमने क्या किया, जो कंपनी था, कंपनी को हमने ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें जितने भी निकोबारी ट्राइबल्स हैं सबके उसमें इक्वल शेयर। और 1967 में हमने पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, 67 में उस सोसाइटी का टर्नओवर था 2.5 करोड़ रुपये। तो 2.5 करोड़ रुपये का जो कंपनी, जो मतलब टर्नओवर वाली जो सोसाइटी थी, वो सारी की सारी हमने ट्राइबल्स के हवाले करके हम निकोबार से अंडमान शिफ्ट कर। तो वो सोसाइटी आज भी चल रही है, बट हमारा फैमिली का उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सेंट्रल ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ट्राइबल्स चलाते हैं, उनके जो ट्राइबल काउंसिल है वो चलाते हैं। और हमारा जो है, फिर हमने 50s एंड 60s से अंडमान में बिजनेस शुरू किया। तो वैसे तो हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी अभी है, 37 मेंबर्स हैं, पर 98-99 के आसपास फैमिली में डिवीजन हुए थे। तो मेरे जो ग्रैंडफादर, उनके भाई, तो सबका अपना अलग अलग बिजनेस है। और हमारा जो, जैसा मेरा इमीडिएटली जो फादर और मेरे हमारा जो बिजनेस है वो हम नेस्ले, पेप्सी, केलॉग्स, ये सारा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। और आपका जो टेलीकॉम टावर होता है, जियो या एयरटेल होता है, उसका मेंटेनेंस का काम है। और इसके अलावा हम अभी होटल लाइन में अभी हाल ही मतलब 2-3 साल पहले घुसे। तो वहाँ पे 1-2 आइलैंड है जहाँ पे हमारी होटल, एक 3 स्टार प्रॉपर्टी है और एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा मेरे जो कजन्स हैं बाकी, जिनका दूसरा बिजनेस है, सबका अलग अलग बिजनेस। किसी का शिपिंग लाइन में है, तो वो सारे आइलैंड्स के बीच में कार्गो शिप और फेरी चलाते हैं। और एक जो कज़न है उनका हॉस्पिटैलिटी लाइन में है, उनके अलग अलग आइलैंड्स में होटल्स हैं। फिर किसी के ट्रेडिंग है, तो महिंद्रा जो ऑटोमोबाइल डीलर है, मतलब अंडमान निकोबार, और एक कज़न है। वैसे सब अपने अपने बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कर रहे हैं। मेरा जो था, मैं 2008 में कनाडा गया था एज ए स्टूडेंट पढ़ने। तो मैं 11 साल कनाडा में था। मैं मतलब वहीं का सिटीजन भी हूँ। और 2019 के आसपास मुझे ऐसा लगा कि 11 साल, लोग यूजली ऐसा होता नहीं है, एक बार जो चले जाते वापस आते नहीं, पर मुझे ऐसा लगा कि अंडमान बहुत ही बूम हो रहा है और अंडमान में टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है। और एक पता नहीं, अलग अलग लोगों का अपना अलग अलग होता है, पर मुझे वो माहौल, मतलब कंटेंटमेंट नहीं था, दिल में सेटिस्फैक्शन नहीं था कनाडा में मतलब रहने का, कि वहाँ पे एक अलग ही दुनिया है। तो लोग जैसे सोचते हैं वैसा नहीं है। सोशल लाइफ बिल्कुल, अगर आप मस्जिद के उसमें अगर आप जुड़े हैं तो अच्छी बात है, आप मिलते हैं। पर इंडिया से कंपेयर कर सोशल लाइफ बहुत ही कम है, आप अपने नेबर्स को नहीं जानते हैं, वैसा था। और मुझे ऐसा लगा कि स्कोप अंडमान में बेटर है।
तो 19 में मैंने ये फैसला लिया कि मैं वापस अंडमान आऊँगा और जो फील्ड में अपॉर्चुनिटी है उसमें मैं पार्टिसिपेट क्योंकि अंडमान अभी जो स्टेज है ये दुबई इन 1980s जैसा था वैसा स्टेज में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में उनका कॉन्सेंट्रेशन है और स्पेशली अभी बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद तो और ज़्यादा उनका फोकस वहाँ पे है। रीज़न ये है कि नॉर्थ अंडमान से 40 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड जो बर्मा की जिसका टेरिटरी है। तो कोको आइलैंड में चाइनीज का बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है। बर्मा ने कोको आइलैंड को चाइना को दे दिया। तो चाइना बेसिकली इंडिया का सारा वॉच वहां से करता है। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अंडमान निकोबार को काफी डेवलप करे और एक साउथ जो निकोबार है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट करके आप गूगल में अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्री पोर्ट का प्रपोजल है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लैंड भी एक्वायर कर दिया है और ये शायद आई थिंक अदानी को मिलेगा और उनका ये रीज़न ये है कि अब जितने भी शिप्स अब सिंगापुर से या हांगकांग से अगर इस साइड जाना है आपका अफ्रीका जाना है अमेरिका जाना है तो वो सारे जो है आपका श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है तो वहाँ हॉल्ट करके वहाँ से जाते हैं 1 दिन 2 दिन या ट्रांसशिपमेंट जो कंटेनर्स होते हैं। तो अगर ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बन जाता है तो श्रीलंका जाना ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ग्रेट निकोबार में टच होना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया का फोकस ये है कि श्रीलंका का जितना भी ट्रांसशिपमेंट का जो पोर्ट का अपॉर्चुनिटी था वो सारा इंडिया में है। और अंडमान निकोबार की वजह से बिकॉज वो साउथ ईस्ट एशिया में इतना क्लोज है इंडिया का मेंबरशिप आसियान में भी हुआ है और उस सिलसिले से स्ट्रैटेजिकली भी और टूरिज्म वाइज भी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में। जैसे मुझे याद है 2008 में मैं जब कनाडा गया था तब दिन में सिर्फ 2 फ्लाइट्स होते थे, एक चेन्नई से एक कोलकाता से। अब अंडमान में एक दिन में 24 फ्लाइट्स आते हैं। तो आपका दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है, चेन्नई से है, बॉम्बे से है, कलकत्ता से है, हैदराबाद से है, बैंगलोर से है। तो मैक्सिमम टूरिस्ट और हमारा जो पानी का जो कलर है अगर आप देखेंगे ये आप मालदीव से कंपेयर कर सकते हैं, इवन बेटर देन थाईलैंड है। ब्लू पानी है और बहुत सारे शूटिंग वहाँ पे हुए हैं और टूरिज्म मतलब इतना आपको मतलब ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन कंट्री नहीं है। तो बहुत ही साफ सफाई है, कोई मतलब पोवर्टी लेवल नहीं है, आपको बेगर्स नहीं दिखाई देंगे। हर इंसान वहाँ पे अच्छा मतलब कर रहा है। अगर गरीब से गरीब इंसान के घर में भी एक 2 व्हीलर होगा, एक वॉशिंग मशीन होगा, एक AC होगा वैसा। तो वहाँ पे मतलब गरीबी है ही। और मुस्लिम कम्युनिटी खासकर बहुत ही प्रोग्रेसिव, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कॉमर्स अगर आप देखें आई थिंक 2010 के पहले 60-70% मुस्लिम्स के हाथ में। अब जो है थोड़ा थोड़ा मारवाड़ीज के हाथ में बिजनेस जा रहा है बट अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रॉस्पर कर रहे हैं। और मस्जिद जो है लगभग 80-85 मस्जिद है पूरे अंडमान निकोबार में। ऑलमोस्ट हर आइलैंड में एक मस्जिद है। तो जितने भी जमात भी जब आते हैं उनको रहने का खातिरदारी भी बहुत अच्छे से लोग करते हैं। और मुस्लिम कम्युनिटी में जो केरला वाले जो मुस्लिम होते हैं अगर शाफी होते हैं वो उनका मेजोरिटी ज़्यादा है, वो लगभग 60% है, 40% हनफी। और गुजराती टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। अभी तो दिवाली की छुट्टी जो थी बहुत गुजराती टूरिस्ट आते हैं। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे फ्लाइट सारे होटल्स हमेशा फुल होते हैं। तो बिजनेस वाइज जो है वहाँ काफ़ी स्कोप है। जैसे कंस्ट्रक्शन में हो गया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहाँ पर। तो अगर कंस्ट्रक्शन होती है तो आपको इंटीरियर्स का सामान जाएगा, फर्नीचर जाएगा, पर्दा जाएगा। अब जैसे भाई बता रहे थे इनके भी डीलर है वहाँ पे अंडमान निकोबार में, SRG ट्रेडर्स करके उनका नाम है। तो SRG ट्रेडर्स भी काफ़ी अच्छा वहाँ पे मतलब एक मारवाड़ी भाई है जो चलाते हैं। बट ऐसा है कि मतलब हर फील्ड में आपको स्कोप है। जैसे वहाँ पे क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वहाँ ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि छोटा सा जगह है। तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं चेन्नई और कलकत्ता से। और मटन की बहुत शॉर्टेज है।
मटन जो है वहाँ पे 1600 रुपये किलो। तो कैलकाटा से लोग फ्लाइट में मटन भेजते हैं। तो बीच में मेरा प्लान भी था कि अगर हमारे पास एक ज़मीन है 5-6 एकड़ है, तो कभी कभी सोच रहे थे वहाँ पे अगर पोल्ट्री, यहाँ से राजस्थान में सुना बकरा बहुत अच्छा मतलब ब्रीड का बनता है, तो वहाँ जाके अगर किसी को पोल्ट्री शुरू करना है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है। एक 50 बकरा लेकर आके फिर उसका पॉपुलेशन बढ़ा के, फिर आपका दूध का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। जितने भी लोग हैं वो सब पैकेट दूध ही पीते हैं, गाय का दूध बहुत ही कम है। तो जो अमूल ताज़ा जो बनता है यहीं से आनंद से ही जाते हैं। तो वैसा है मतलब जो उसमें टूरिज्म में तो है ही, होटल हो गया, रेस्टोरेंट्स काफ़ी अच्छे अच्छे अभी तक इतने मतलब वो लेवल का आए नहीं है। ऐसे बिरयानी जॉइंट्स बहुत खुले हैं, लेकिन मैक्सिमम वो साउथ इन्फ्लुएंस वाले हैं। तो हर फील्ड में आई थिंक वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मैं तो यही मतलब आप सबको इनवाइट करूंगा, कभी भी अगर मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। अंडमान बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पे आज तक कोई ऐसे कम्युनल टेंशन वाली बात है नहीं, लोग मिलजुल के रहते हैं। अंडमान में एक खासियत ये है कि लोग उसे मिनी इंडिया कहते हैं। अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें, लगभग 20% वहाँ पे बंगाली है, 10% तमिल है, फिर लगभग 9% तेलुगु, 4-5% मलयाली, 5% पंजाबी, फिर एक लगभग 18% यूपी बिहार वो बेल्ट वाले। तो आप हर स्टेट्स के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। और रिलीजन वाइज भी आपको एक्चुअली हुआ ये था, अंडमान में 3 साल जापानीज का हुकूमत था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। अब जापानीज दे वर वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट, ब्रिटिश से ज़्यादा जापानीज ने नुकसान किया था वहाँ। और जापानीज क्या थे मतलब जो भी सिंगल लड़कियाँ थी उनको रेप करते थे, उठा के लेके जाते थे, वैसा होता था। तो उस टाइम में 40s में जितने भी जो पुराने लोकल फैमिलीज हैं अंडमान में, तो वहाँ क्या कहते थे कि लड़कियां घर में कुंवारी नहीं रहनी चाहिए, 17-18 साल में शादी करा देते थे ताकि जापानीज से टॉर्चर से बचे। तो उसमें ये हुआ कि जो भी लड़का मिलता था, अच्छा लड़का अगर हो, मुसलमान मिला या हिंदू मिला या क्रिश्चियन मिला, तो इंटर रिलीजियस मैरिज बहुत होती। तो अंडमान में वो कम्युनल चीज पैदा करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक फैमिली में आपको कोई ना कोई हिंदू मिलेगा, कोई ना कोई क्रिश्चियन मिलेगा, कोई ना कोई मुस्लिम मिलेगा। भले ही कन्वर्ट भी अगर हो और उनके बैकग्राउंड तो फिर वही। तो वो चीज जो है बहुत लोग कोशिश भी किए 8-10 साल में कि थोड़ा न्यूसेंस क्रिएट करें, पर वो अंडमान में होते ही नहीं। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे रामनवमी का एक रैली होता है। रामनवमी रैली में क्या होता है, जब वहाँ से जब क्रॉस करते हैं जय श्री राम बोल के और ये सब जो कुरान के पोजीशन जाता है, तो वहाँ पे एक मस्जिद के सामने से जब जाता है, एक मस्जिद ऐसी है जो हर साल रामनवमी में जितना भी एग्रेसिव और लाउड स्पीकर से आए, ये मस्जिद वाले सब उनको शरबत पिलाते हैं गर्मी के टाइम। तो आप वैसा देख, एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि सामने वाले भी एग्रेसिव होगा, तो वहाँ क्या है कि बहुत पीसफुल तरीके से रहते। तो और एक्चुअली अगर देखें तो आई थिंक इस्लाम में वही सिखाते हैं कि आप अपना अमाल ही आपका वो बनता है। और वहाँ पे क्या है कि जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे आप मीडिया बहुत बार देते हैं, आप हमास को देते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया। मैं तो कहता हूँ आप पीसफुलनेस अगर आपको सीखना है तो आप इंडोनेशिया से सीखें, मलेशिया से सीखें, ब्रूनेई से सीखें। एकदम आज तक कभी कोई किससे लड़ाई नहीं किया, मतलब वो भी एक इस्लाम है। तो वैसा है, बस अगर आपको कुछ भी डाउट हो या क्वेश्चन हो आप जरूर पूछ सकते हैं। बट होपफुली आई विल सी यू ऑल इन अंडमान, कभी आइएगा जरूर इंशाल्लाह। एक डेलीगेशन बनाओ सयूम खान साहब जी, बिजनेस वालों का। ये जो बात इन्होंने की तो एक अच्छा मौका है, एक बिजनेस डेलीगेशन बना कर। और इनको मैंने कहा कि भाई रिफा का भी, बोले वहाँ तो लोग हैं, तो मैंने कहा रिफा का भी और KSPC का भी हमने इनको ऑफर किया। रिफा की भी एक वहाँ पर बोल देंगे, तो वहाँ एक चैप्टर शुरू कर देना चाहिए। हमारे जो चेन्नई के इंचार्ज है, he actually resembles a lot like you. He speaks, his accent is like you. तो हमको आप बात कर रहे थे तो वही बार बार मुझे रिकलेक्ट हो रहे थे। चेन्नई इंचार्ज। ये जो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो हमारे सामने भी नहीं थी, कि भाई साउथ ईस्ट एशिया से एक्टिविटी है, इंडोनेशिया का कल्चर है, मतलब और वहाँ से बैठकर आप साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। अभी गवर्नमेंट एक ट्रीटी निकाल रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया और अंडमान के बीच, इंडिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है।
तो उसमें आपको इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज अब क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अंडमान निकोबार अगर फैक्ट्री खोल देते हैं तो वहाँ से आप इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एक अलग आपको मार्केट वहाँ मिल जाएगी। जैसा हम लोग महिंद्रा के जो जेनसेट्स होते हैं जनरेटर्स, पीजी सेट्स, उसके भी डीलर हैं। तो रिसेंटली महिंद्रा के वाइस प्रेसिडेंट आए थे वहाँ पे ऑफिशियल ट्रिप में, तो वो यही प्लान कर रहे थे कि एक महिंद्रा का एक छोटा सा जनरेटर का फैक्ट्री अंडमान में भी हो, ताकि वो इंडोनेशिया मार्केट और थाईलैंड को कैटर कर सके। यानी इंडिया में बैठकर साउथ ईस्ट एशिया का बिजनेस अगर किसी को बराबर डेवलप करना है तो ये बहुत एप्ट जगह है। जैसे आपने कहा कि भी 90s में तो दुबई तो अब डेवलप्ड हो गया, तो अब वहाँ पर ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन वो चीज़ यहाँ हम अचीव कर सकते हैं। और एक चीज़ अंडमान में ये है कि 85% फॉरेस्ट रिजर्व, जो आज कभी चेंज होगा नहीं, फॉरेस्ट ही आपका लगभग 8 से 10% के करीब डिफेंस के पास है, जो आपका एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और आर्मी, और सिर्फ 6 से 7% रेवेन्यू लैंड। तो अंडमान में बहुत लोग ऐसे हैं, मतलब बाहर से जो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जमीन छोटा सा भी जमीन मिलता है वो लेकर रख देते हैं, 5-6 साल के बाद बेच देते हैं, क्योंकि वहाँ जमीन के प्रॉपर्टी प्राइस कभी नीचे नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर ही जाएगा। आइलैंड है, अब सिटी भी अगर एक्सपैंड हो, सूरत जैसा जगह आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आइलैंड तो चारों तरफ पानी है, आप कहाँ जाएंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जैसे बॉम्बे से, इवन आई हर्ड कि सूरत से भी 1-2 लोग हैं जो जैसे 15-20 लाख में उन्होंने एक जमीन लिया था 2012 में। अभी 2019 में कोविड के पहले उन्होंने लगभग 85 लाख में बेचा, तो ऑलमोस्ट मतलब 4-5 टाइम हाई। और भाई किसी को कोई क्या आपकी प्रोफाइल में वो NM को फिशरीज वगैरह का मैं एक्चुअली हम लोग मेरे जो फादर थे वो 93 में अंडमान का पहला सी फूड कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट ने बनाया, पर वो 3-4 पार्टनर्स थे। तो उस टाइम में अंडमान का मार्केट इतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी और वो फैक्ट्री 3-4 साल के बाद लॉस में चला गया। तो फिर मेरे फादर वो अपना शहर हट के वो अलग हुए। अभी 1-2 साल बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे वापस फिशरीज फील्ड में जाना चाहिए, तो इसलिए हमने NMCO फिशरीज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। तो बेसिकली अंडमान में क्या है कि फिशेस के कहावत है, फिशेस वहाँ मरते हैं इंसान के लोगों की वजह से, वहाँ फिशेस मरते हैं ओल्ड एज की वजह से। इतने सारे फिशेस उनको ट्रैप करना मुश्किल है। कन्याकुमारी और टूटीकोरिन से, तमिलनाडु से लोग आते हैं वहाँ अंडमान फिशिंग करने, जो वहाँ तमिलनाडु और पूरा कोस्ट लाइन में ऑलमोस्ट फिशेस खत्म हो गए, तो उसकी स्कोप बहुत अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पे ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस है 21 और 22 नवंबर। इट्स ओपन फॉर एवरीवन, ऑनलाइन उनका एक लिंक है, आप रजिस्टर करके कोई भी आ सकता है। तो मैं एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करने आया हूँ, क्योंकि अंडमान से सिर्फ 1-2 लोग ही आए हैं, और अंडमान का फिशेस को हम लोग यहाँ प्रमोट करना है। अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है या यहाँ से अगर दुबई भेजना है, कुछ भेजना है, अंडमान से यहाँ मंगा के भेजना है, तो वैसा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ की मार्केट के लिए चाहिए वैसा भी कर सकते हैं। और 1-2 इक्विपमेंट्स है जिसके यहाँ पे हेड ऑफिस है, जैसे सी प्लास्ट करके कंपनी है अहमदाबाद मेहसाना के पास है, प्लास्टिक का तो उसमें आइस बहुत फिशेस को जो रख के, तो उसमें अभी गवर्नमेंट अंडमान में सब्सिडी देने वाली है आइस बॉक्स के ऊपर। तो इसलिए मैं आया था वो सी प्लास्ट का डीलरशिप लेने अंडमान निकोबार का, और ये ग्लोबल फिशरीज में पार्टिसिपेट किया। तो NMCO फिशरीज एक्चुअली सिंस यू स्पोक अबाउट फिशरीज, हमारे जो वेस्टर्न रीजन का इंचार्ज है दिस देयर इज मोहम्मद अनीस, ही हैज अ ब्रांड कॉल्ड सी हैव एंड इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया फॉर कैन फिश। अच्छा, एंड हिज बिगेस्ट क्लाइंट्स आर ऑल दिस मिलिट्री एंड ऑल, सो आई will love to connect and he sources fish not only from he's based out of Goa से करते हैं, plus he brings a lot of fish from Veeraval, जो हमारा गुजरात में Veeraval is also a very बहुत बड़ा fisheries है, because we have got the longest coastal line, so definitely he would be interested in getting that. अंडमान में कपड़े डालने के हो। हाँ, in fact I'm open for a joint venture also. अगर वो चाहते हैं कुछ, he was actually on a lookout for all these opportunities.
is in Dubai also, Saudi, Qatar, now Africa, तो वो लोग बढ़ा रहे हैं इंटरनेशनल तो वो क्या करते हैं। वहाँ पर कौन सी फिश होती है मेजर? टूना है, सुरमई करके किंग फिश है, सुरमई तो यहाँ की बहुत होती है। और टूना ही पॉम्फ्रेट नहीं है, पॉम्फ्रेट है लेकिन अलग टाइप की पॉम्फ्रेट है, पॉम्फ्रेट से थोड़ी छोटी साइज है। फिर वहाँ के क्रैब बहुत फेमस है, क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, लॉबस्टर और ये प्रॉन्स प्रॉन्स जो है थोड़ा कम है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको एक्वाकल्चर जो अच्छा उसमें प्रॉन्स का फार्मिंग करो। तो फ्रोजन वगैरह भी आपको करना पड़ता है अपने उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए? फ्रोजन, हाँ मतलब तो कतर में हमारी एक कंपनी है तो फ्रोजन कोई खरीद कर रही है, जैसे छोटा भाई होता जो भी आपको फिश चाहिए, सी फूड, एनीथिंग आप बताइए। ये आपका जो ब्रांड है उसके बारे में ये रैमलोन की एक्चुअली मुझे ट्रेडमार्क कर रहे हैं जो ब्रांड नेम का। तो रैमलोन मैंने शुरू किया था 2020 में। रीजन ये था कि एक तो अंडमान में इतना टूरिस्ट आते हैं हर साल, 6-6.5 लाख टूरिस्ट एवरी ईयर आते हैं, और जितने भी वो सोवेनियर्स लेके जाते हैं, शेल के आइटम लेके जाते हैं, मोती और ये सब लेके जाते हैं, और उसमें से जो शेल का आइटम भी अंडमान का नहीं है, मोती भी अंडमान का नहीं है, तो ये टूटीकोरिन से आता है। और लोग ऐसे यहाँ पे मतलब वो बोलना नहीं चाहिए पर वो ऐसे बेवकूफ बनाते कि नहीं ये मोती लीजिए अंडमान के वाटर से निकला है, और हैदराबाद के पर्ल आदमी अंडमान आके हैदराबाद वाला लेके जाते हैं। जैसे आजकल यूएसए से सब आता है तो हर चीज मेड इन इंडिया, तो वैसा था। और फिर मुझे लगा कि वहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स है और लोकल सोवेनियर्स है, वो जो ट्राइबल्स बनाते थे वो आजकल कोई नहीं बनाता, तो वो मतलब ट्राइबल्स भी बहुत लेजी हो गए, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी वो ढूंढते हैं, पर तो उसको प्रमोट करने के लिए हमने रैमलोन बनाया। रैमलोन एक्चुअली एक निकोबारी वर्ड है जिसका मतलब है गुड विशेस। तो वो जो एक बुटीक स्टोर है 500 स्क्वायर फीट का हार्ट ऑफ कोकर सिटी में, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा एक अंडमान निकोबार का जो एक्चुअल कल्चर है वो ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, ट्राइबल आर्ट वर्क है, पेंटिंग है, फिर आपका ट्राइबल के जो नेकलेसेस हैं, फिर जो पुराने कोकोनट के जो शेल से जो सोवेनियर्स बनता है, फिर जो अंडमान का जो ऑर्गेनिक आइटम है, जैसे वहाँ का नारियल तेल बहुत ही प्योर है, ये पानी का जो कलर है ये सेम आपको वहाँ का कोकोनट और यही कलर का, और बिल्कुल स्मेली नहीं है। तो कोकोनट ऑयल हम सेल करते हैं, हमारा अपना खुद का ब्रांड है रैमलोन का। फिर वहाँ के जो लोकल सोप्स हैं, तो बेसिकली ये हमने खोला था लोकल ट्रेडिशनल, ओनली लोकल सोवेनियर शॉप इन अंडमान। तो फिर हम फ्यूचर में सोच रहे हैं अभी वहाँ के एयरपोर्ट में भी एक छोटा सा आउटलेट डालें ताकि लोगों को लोकल चीज मतलब मिले, और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। जैसा एक ऑयल आपका आधा लीटर ऑयल आपको 150 रुपये मिले पैसा, प्राइस भी हमने काफी अफोर्डेबल रखा है ताकि नॉर्मल आदमी खरीद सके। कौन से जो वहाँ के ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन से हैं? एक तो कोकोनट ऑयल है और कौन सा है? कोकोनट ऑयल है, फिर आपका फिशरीज फिश तो है ही, सुपारी बहुत वहाँ से एक्सपोर्ट होती है। नागपुर में बहुत बड़ा मंडी लगता है आपका, जो पान परा ये सब जितने पान मसाला वाले नागपुर से ही लेते हैं। तो मुझे पता है अंडमान से लगभग हर महीने 12-15 कंटेनर सुपारी जाते हैं। अच्छा, पान मसाला सुपारी का बड़ा मार्केट है। सुपारी वहाँ का क्वालिटी भी अच्छा है और बहुत ही मतलब एक्सपोर्ट में तो बहुत लोग अच्छे पैसे करते हैं। और ये ऊद वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता? अगर के पेड़ झाड़ हैं वहाँ। मुझे बीच हाल में किसी ने बताया था कि एक आइलैंड है उसका नाम है लॉन्ग आइलैंड, वहाँ पे कोई ऊद का, पर मैंने आज तक देखा नहीं। वियतनाम वगैरह में तो काफी होता है, असम तो है ही फेमस उसके लिए, तो मैंने सोचा कि उस तरफ है तो हो सकता है। अगर कोई है जिस जो ऊद का अगर पेड़ बन सकते हैं वो भी आप उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरे पास एक्चुअली तो आप अगर ये अजमल फैमिली जो है ना असम की, एक बार उनसे अगर आप कनेक्ट करो तो हो सकता है कि वो लोग काफी बड़ा है उनका। ठीक है भाई, कोई किसी को कुछ नईम भाई ज्वाइन लेट। हाँ, नईम भाई हमारे आपकी आईटी भी है।
My name is Naim Sheikh, and basically I am running an IT company named IDG by Aircraft, where we provide solutions related to web and app development. Web development में a lot of scope in websites, because Andaman में हर साल 18 से 20 नया होटल्स खुलता है, उनका ऑनलाइन रिजर्वेशन वेबसाइट पे। निकोबार में है कुछ? निकोबार में एक्चुअली नॉर्मल, मुझे भी अगर निकोबार जाना है मुझे वहाँ पे ट्राइबल पास मिलता है जो वो लेकर जाना है, इट्स नॉट अलाउड, पूरा ट्राइबल एरिया ही है। अच्छा, मतलब वो ट्राइबल एरिया ही है, होटल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट के जो गेस्ट हाउस है। तो मतलब जा सकते हैं टूरिस्ट वहाँ? नहीं, टूरिस्ट अलाउड नहीं है निकोबार के नॉट, मतलब वहाँ कोई फैसिलिटी भी नहीं होगी? नहीं, फैसिलिटी। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आया है काला पानी, वो एक्चुअली बहुत ही मतलब गलत दिखा है वैसे। क्या है उसमें, थोड़ा डिबंक कीजिए थोड़ा। नहीं, वो काला पानी शूटिंग उसमें एक दो सीन मेरे घर में भी हुआ है। अच्छा। वो लोग 3-4 दिन के लिए लिए थे, पर वो इट्स नॉट मतलब ऑथेंटिक कुछ नहीं है। मेरे जो कजन है एक्चुअली उनके घर में हुआ था। अच्छा। पर वो जो स्टोरी है मुझे लगा शायद अंडमान के फ्रीडम फाइटर्स या किसी के बारे में होगा, बट जो भी है मतलब सब पूरा फिक्शन ही है। पूरा फिक्शन। वो देखा मैं वो मैं तो हैरान हो गया, देखने के बाद और लोग नहीं आएंगे वहाँ पे। इतना डरा दिया टूरिस्ट को। और एक वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक मजार है जो बहुत पहले एक फ्रीडम फाइटर थे, और वो मतलब बहुत नेक आदमी थे, उनका नाम है अल्लामा फजल खैराबानी। तो वो जो है आपके जावेद अख्तर के ग्रेट ग्रैंडफादर। तो जावेद अख्तर शबानाज में वो लोग 2 या 3 बार अंडमान आए। तो वो जावेद अख्तर के जो दादा थे उनके वालिद होंगे शायद जी, उनके। तो उनके दादा तो बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, दादा ही है शायद। ये वही है। अच्छा, उनका मजार वहाँ है। जानी सार अख्तर के वालिद, उनके दादा जानी सार अख्तर के वालिद के दादा बहुत बड़े आलिम थे। 1857 में वो कुछ पता नहीं ब्रिटिश के आगे से, लेकिन वो जावेद अख्तर के दादा भी आलिम थे, वो नहीं? अच्छा, वही थे। जो नाम है जो तो इनको वहां से पकड़ के काला पानी की सजा दी थी और जेल में रखे थे, पर वो इतने अच्छे नेक इंसान थे बोल रहे, तो उनको एक 2 साल के बाद जेल के बाहर कोई समुद्र किनारे में मतलब एक पेड़ के नीचे वहां बैठने को दिया, तो घर मतलब छोटा सा रूम बना के, तो उसी में उनका इंतकाल हो गया था। तो वही पेड़ के नीचे उनको फिर दफन। तो इतने बड़े आलिम थे और कोटा प्रोक्लेम डे केस एकदम इमीडिएट नहीं है मतलब। तो एक उनका 150 ईयर्स का कुछ वो सेलिब्रेशन था, उसमें जावेद अख्तर आए। पर ऐसा होता है ना कि वो जैसे हम सबके फैमिली में ऐसा 2-3 जनरेशन के बाद फिर कोई कब्र भी नहीं जाता है। जैसा मैं जितना मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है उनका कब्र चेन्नई में, मैं शायद 1 या 2 ही बार मैं गया हूँ। अगर मेरे जैसे ग्रैंडफादर है वो इमीडिएटली मेरे आंख के सामने थे, तो उनके कब्र हर ईद में या तो कभी साल में 2-3 बार तो होते ही। तो चेन्नई में लोग के कब्रिस्तान करीब में होते नहीं जा पाते हैं, आस्ते आस्ते वो फिर वो टच खत्म हो जाता है। कंक्लूड करेंगे अपने थोड़ा 5 मिनट में चाय आ जाएगा। बंद कर दो, इन्फॉर्मेशन